प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास महाराष्ट्र में कोई जगह है OTUR। अब ये क्या जगह है मुझे तो मालूम नहीं है, पर OTUR क्या बोलेंगे इसको, जो भी बोलेंगे। मिथुन लग्न की कुंडली बनी है और कर्क राशि है। सबसे पहले मैं आपकी कुंडली का परिचय आपके पंचांग से करा देता हूं, या फिर आपसे आपका परिचय आपकी कुंडली का पंचांग से करा दूं। जन्म होता है जातक का माघ माह में। ऐसे लोग बड़े ही सूरवीर होते हैं। रविवार को जन्मे होने से राजा की भांति अपनी सुरक्षा को लेकर के जिम्मेदार, परिवार के लोगों की सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार। तो इतना ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास से युक्त होते हैं। सूर्य इसके अधिपति होते हैं। शुक्ल पक्ष में जन्मे हैं तो संतति, बुद्धि, ज्ञान, धर्म, आध्यात्म, दान, पुण्य, संतति, ये सब युक्त होता है जीवन में। इसकी कमी नहीं रहती है। और शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी तिथि के चंद्रमा व्यक्ति को कई बार एक बंधी हुई आमदनी देते हैं, जिसको वो हमेशा उससे लाभान्वित होता रहता है। शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं। इस अवस्था के कारण जातक के जीवन में लाभ और धन लगातार बना रहता है। अश्लेषा नक्षत्र ओम सर्पेभ्यो नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए और बासुकी नाग की पूजा करनी चाहिए। साथ ही साथ रविवार को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। शोभन योग ब्राह्मण वर्ण और राक्षस गण। ब्राह्मण वर्ण के कारण व्यक्ति में सात्विकता है और राक्षस गण के कारण राजसिक तत्वों का प्रभाव भी है। इसका अर्थ होगा कि हमें अपने आप को राजसिक से उठा करके सात्विक प्रवृत्ति की तरफ लेके आना होगा। हालांकि ये कुंडली अच्छी है। कुंडली में कमजोरी मैं प्रधानतया पहले ही बता देता हूँ। जन्म कुंडली के केंद्र का खाली होना, ये ठीक नहीं होता। और जन्म कुंडली में जितनी भी समस्या बनी है, ये सारी की सारी समस्याओं का मूल जड़ जो है वो जन्म कुंडली का केंद्र खाली होना है। अगर मैं यहीं पे रोक करके आप लोगों को चलित चक्र से इनकी कुंडली का परिचय करा दूं, तो चलित चक्र में भी कोई भी ग्रह बदल नहीं रहा है। सारे के सारे ग्रह यथावत वैसे ही बैठे हुए हैं। और इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति को निश्चित रूप से कई बार जीवन में संघर्षों का सामना भी करना पड़ेगा, जिसमें कई बार आर्थिक परेशानी, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, ऋण लेकर के काम चलाना और मतभेद, दाम्पत्य का, बच्चों का सुख सामान्यतः ठीक ठाक है। व्यक्ति पूर्व जन्म में भी पंचम भाव में केतु बैठे हैं और स्वाति नक्षत्र के बैठे हैं, गुरु से दृष्ट हैं, राहु का प्रभाव है, उनके ठीक आगे शनि मंगल बैठे हैं। तो व्यक्ति कई बार पढ़ता कुछ और है, नौकरी कुछ और करता है, या कई बार जितनी पढ़ाई करता है उसके हिसाब से नौकरी नहीं मिलती, या जितनी योग्यता होती है उस क्षमता योग्यता के बल पर उतनी नौकरी नहीं मिलती है। और व्यक्ति पूर्व जन्म में भी भगवान का पूजक था, मंत्रों का जापक था, और अभी भी उसके मन में यही बात चलती रहती है। पंचांग में सबसे अच्छी बात ये बनी है कि जातक का जन्म शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हुआ है, जहाँ मन, बुद्धि, चित्त, व्यवस्था, स्वास्थ्य, आयु और विलक्षणता के साथ साथ यशस्विता, ये सब जातक के जीवन में बने रहेंगे। वार के अधिपति सूर्य हैं, जो इस कुंडली के लिए तृतीय भाव के स्वामी हैं और नवम भाव में मित्र के साथ बैठे हैं। सभी के सभी शुभग्रह यहीं बैठ गए हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति धर्म से युक्त है। दान, पुण्य, पूजा पाठ गुरु की दशा में, सूर्य की दशा में, शुक्र, बुध और केतु की दशा में होता रहेगा। नौकरी का योग भी इस कुंडली में मजबूती से लगा हुआ है। शनि और मंगल के कारण द्वितीय भाव में चंद्रमा स्वग्रही या बलवान होने से व्यक्ति को पैतृक संपत्ति, एक बंधी हुई आमदनी, बेहतरीन मुखड़ा और साथ ही साथ संबंधों में ऊंचाइयां प्राप्त करना, ये सारे योग जन्म कुंडली में अच्छे बने हुए हैं। भाग्य भाव में जो राशि बनी है, ये बनी है स्थिर राशि। स्थिर राशि में इतने सारे ग्रहों का बैठना, मतलब 2 से अधिक ग्रह युति में बैठे हैं, इस वजह से कई बार वो स्थिरता के साथ धीरे धीरे परिणाम करेंगे। अगर वहीं पे ये जो युति है ये अगर केंद्र में हो जाती किसी भी राशि में, तो मजबूत हो जाती और फिर वो बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट तरीके से सफलता देने वाली बन जाती। पर यहाँ पे चूंकि स्थिर राशि में युति बनी है, इस वजह से गुरु, शुक्र, बुध और सूर्य ये थोड़े कम से या अपनी पूरी एनर्जी के साथ परिणाम नहीं दे पाएंगे, थोड़े बहुत असंतुलन के साथ परिणाम देंगे। जन्म कुंडली में किस ग्रह को कहाँ बैठना चाहिए था,
और कहाँ वो बैठा है, इस आधार पर आपकी कुंडली का क्या फलादेश निकलता है, इस पर थोड़ा सा ध्यान लेके आता हूँ। तो लग्न के अधिपति को या तो यहाँ या तो यहाँ, पर अगर वो भाग्य भाव में बैठे हैं तो भी ठीक बैठे हैं। मतलब लग्नेश का भाग्य भाव में जाना और भाग्य के कारक गुरु के साथ बैठना, साथ ही साथ उससे सूर्य का संबंध हो जाना बहुत ही उत्तम परिणाम देने वाला होगा। अगर केंद्र में एक भी ग्रह बैठ जाते तो ये जितने परिणाम अभी कर रहे हैं इससे ज़्यादा कई गुना चतुर्गुणित वृद्धि में परिणाम ये मिल जाता। उसके बाद धन भाव के स्वामी का धन भाव में बैठना, उस पर किसी भी पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं। इस वजह से व्यक्ति का धन, व्यक्ति का कुटुंब, व्यक्ति की मानसिकता, व्यक्ति की एनर्जी, व्यक्ति का परिणाम सुरक्षित है। तृतीय भाव के स्वामी का नवम भाव में बैठना, नवमेश के साथ और साथ ही साथ सप्तमेश के साथ, दशमेश के साथ, व्यक्ति माता पिता को धन देने वाला होता है और अपनी आमदनी से लोगों को या लोगों के खर्च को खर्च उठाने वाला होता है। ऐसे मतलब जिम्मेदार इंसान होता है और अपने धन से माता और पिता की सेवा करने वाला, खूब सेवा करने वाला, श्रवण कुमार की भांति माता और पिता की सेवा करने वाला होता है। चतुर्थ स्थान के अधिपति का नवम भाव में बैठना, नवमेश के साथ या गुरु के साथ या सप्तमेश के साथ, व्यक्ति को माता और पिता दोनों का आशीर्वाद 100% मिलता है। कोई कलह का वातावरण नहीं, बहुत ज़्यादा कोई कन्फ्यूज़न का भाव भी नहीं है। तो मैंने आप लोगों को यहाँ तक बात बताई। पंचम भाव के स्वामी का नवम भाव में बैठना, पूर्वजों का आशीर्वाद व्यक्ति को मिलेगा। और एक अच्छी बात कि पंचम भाव में केतु बैठे हैं तो व्यक्ति को अनुभव बहुत अच्छा रहता है, भविष्य का ज्ञान, दूर तक देखना, बड़े ही लाड प्यार से अपने बच्चों को पालना और स्वयं भी माता और पिता से अनुभव और प्रेम की प्राप्ति करना। छठवें भाव में शनि मंगल बैठे हैं, जो शनि होते हैं नवम भाव के अधिपति और मंगल छठे भाव के। तो नवम और छठे या नवम के साथ साथ अष्टम भाव के साथ साथ छठवें भाव के स्वामी, दो भावों के स्वामी का जो विषम स्थिति के योग बनाते हों, जैसे कि छठवां भाव मिथुन लग्न की कुंडली के लिए अच्छा नहीं होता है। अष्टम भाव के स्वामी होने से, नवम भाव के स्वामी होने से, नवमेश के साथ अष्टमेश होने से शनि को दोष लगता है। तो दो विपरीत परिस्थितियों के ग्रह जब एक साथ साहस वाले भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति के जीवन में छुपे हुए शत्रु, बेवजह की परेशानियां, मानसिक अशांति, एक जीवन में कभी कभी बुरा दौर, कष्ट देना या बेवजह शत्रुओं से घिरा रहना, ये सारी स्थितियां जन्म कुंडली के छठे भाव के शनि मंगल दे रहे हैं। यहाँ पे उन्हें शत्रुहंता योग भी लगाते हुए देखा जाएगा, जिसका अर्थ होता है कि व्यक्ति शत्रुओं से घिरा भले रहे, मतलब रहेगा शत्रु, ऐसा नहीं है कि शत्रु नहीं रहें, शत्रु रहेंगे, विजेता भी बनाएंगे। यहाँ व्यक्ति को कई बार अपने मित्र के भाई से, भाई के मित्रों से नुकसान होता है। इतना ही नहीं, कई बार व्यक्ति को लालच समा जाने के कारण आर्थिक नुकसान होता है। उसके बाद बेवजह की परेशानी पत्नी खड़ी कर देती हैं, कई बार उनके साथ मतभेद बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है, ऐसा प्रभाव दिख रहा है। सप्तम भाव के स्वामी का नवम भाव में शुक्र के साथ बैठना, विवाह, दाम्पत्य, प्रेम, अपनी दशा काल में गुरु जब आएंगे तो दाम्पत्य को और आगे लेके जाएंगे। और सप्तमेश का नवम भाव में बैठना भाग्यशाली तो वैसे भी बनाता है, जबकि अष्टम और नवम भाव के स्वामी का छठे भाव में बैठना विपरीत राजयोग, भाग्य को संघर्ष, ऐसी स्थितियां देते हैं। दशम स्थान के अधिपति का नवम भाव में बैठना, ये भाग्यशाली योग, धर्म कर्माधिपति योग, व्यक्ति कुछ भी करेगा धर्म से युक्त होकर के ही करेगा। एकादशवें भाव के स्वामी का छठे भाव में बैठना, शनि के साथ बैठना और किसी भी शुभ ग्रह के प्रभाव में नहीं होना, व्यक्ति के पैसे अटकते हैं, कई बार उसे ऋण में जाते देखा जाता है, दूसरों की जिम्मेदारी उठाने के कारण कई बार उसे परेशान होते देखा जाता है, कई बार उसे लोगों के द्वारा डराया या धमकाया भी जाता है। ऐसा ना हो, कई बार आप पैसे दे जाते हैं और आपको वो पैसे मिलते नहीं हैं। ऐसा ना हो, इस कारण से जब कभी भी निवेश करना हो, पार्टनरशिप करनी हो, कोई नया कारोबार शुरू करना हो, ट्रांसफ़र करनी हो, बदलनी हो चीज़ें, तो बहुत सावधानी से सामने वाले को समझ करके ही कोई निर्णय लिया जाए। जबकि एकादशवें भाव के स्वामी का अष्टम भाव में बैठना दारिद्र्य दोष पैदा करता है। धन भाव के स्वामी का धन भाव में बैठना महाधनी योग लगाता है। मंगल आपको ऋण में ले जा सकते हैं, जबकि चंद्रमा आपको धनवान बना सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति और सूर्य आपको चरित्रवान बना सकते हैं। शुक्र और गुरु आपकी कुंडली में आपको अनुभवी बना सकते हैं। बुध और गुरु आपको कृतज्ञ बना सकते हैं। शुक्र और सूर्य जब कभी भी एक्टिव होंगे, ये दोनों महादशा में की बात कर रहा हूँ, आपको आलस्य और कन्फ्यूज़न दे सकते हैं। केतु और गुरु
दान और परोपकार करवा सकते हैं। केतु और सूर्य रोग दे सकते हैं। केतु और शुक्र अनुभवी और साथ ही साथ पत्नी से मतभेद, पत्नी को बीमार बना सकते हैं। केतु और बुध बच्चों को और मित्रों से नुकसान करा सकते हैं। जबकि केतु और चंद्रमा आपके पद वृद्धि के कारण बनेंगे। उन्हीं केतु की महादशा में शनि और मंगल की अंतर्दशा कई बार रोग या शोक देने वाली हो सकती है। एक एक ग्रहों को देखेंगे, कौन से ग्रह किस नक्षत्र में बैठे हैं और क्या परिणाम कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सूर्य, ग्रहों के राजा हैं। आपकी कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी हैं, दशम भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं नवम भाव में, और सूर्य बैठे हैं शतभिखा नक्षत्र के 10 अंश के। नवांश कुंडली में वो मकर राशि में जा रहे हैं, जबकि दशमांशा चक्र में वो लाभेश होकर के अष्टम भाव में जा रहे हैं। हमें सूर्य की दशा में मेहनत करनी पड़ सकती है, या सूर्य की दशा में हमारा आत्मविश्वास कई बार कमज़ोर हो सकता है, या कई बार हम एक तरफा विचार करने वाले भी हो सकते हैं। इस वजह से सूर्य की दशा में हमें विशेष सावधानी की भी आवश्यकता होगी। उसी सूर्य की महादशा में बुध और राहु का अंतर और साथ ही साथ मंगल और केतु का अंतर भी कष्ट देने वाला हो सकता है। मतलब ये बात हो गई। चंद्रमा की महादशा की बात करते हैं तो चंद्रमा बैठे हैं 25 अंश के आश्लेषा नक्षत्र। मैंने कहा था सर्पेभ्यो नमः, चिरचीटे की जड़ अपने गले में धारण करें। और वो चंद्रमा की महादशा में केतु का अंतर और साथ ही साथ गुरु और राहु का अंतर कमज़ोर जाने वाला हो सकता है। उस चंद्रमा की स्थिति नवांश कुंडली में लग्न में बैठ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आपको नौकरी और पद प्रतिष्ठा की वृद्धि, चंद्रमा की दशा में लाभ, जो चीज़ें रुकी हुई थी उसको परिणाम में मिलने की स्थिति, धन अचानक से प्राप्त हो, कुटुंबजनों से मतभेद समाप्त हो, मानसिक शांति बनी रहे, अवरुद्ध जो अभी तक हो रहा था काम, जो अवरोध के कारण रुक रहा था, मिट रहा था, वो आगे चल करके ठीक हो जाएगा। उसी चंद्रमा की महादशा में शनि और राहु का और साथ ही साथ गुरु का अंतर आपको कष्ट दे सकता है। इस दशा काल में भगवान शिव की पूजा करें, मंदिर धोना चाहिए, और अगर हो सके तो एक मोती की माला अपने गले में धारण करें, साथ ही साथ 3 मुखी रुद्राक्ष भी धारण करें। मंगल की बात करते हैं। मंगल मिथुन लग्न की कुंडली के लिए बहुत अच्छे भावों के स्वामी नहीं होते हैं, पर अच्छी बात यह है कि वो अपनी राशि में बैठे हैं। और मंगल और शनि का तीसरे, छठे, एकादश में बैठना कहीं ना कहीं लाभान्वित करता है। इसका अर्थ होगा कि आपकी कुंडली में मंगल बैठे हैं ज्येष्ठा नक्षत्र के 18 अंश के, नवांश कुंडली में धनु राशि में बैठ रहे हैं दशमेश होकर के, एकादशवें भाव दशमांशा चक्र में धन भाव के स्वामी होकर के उच्च के हैं। इसका अर्थ होगा कि मंगल आपको किसी भी तरीके से अपनी दशा काल में धन का लेन देन करवाएंगे, साहसी बनाएंगे और कई बार शत्रुहंता भी बनाएंगे। हालांकि उस दशा काल में आपको परिवार, जन, माता पिता, कुटुंब का सुख, परिवार के साथ साथ कुटुंबजन का सहयोग, ये सब मंगल की दशा में न चाहते हुए भी मंगल को देना पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में 6 अंश के बैठे हैं शतभिखा नक्षत्र में, मंगल से दृष्ट हैं। नवमांश चक्र में वो धनु राशि में बैठ रहे हैं अपनी राशि के, जबकि दशमांशा चक्र में सप्तम भाव में मित्र की राशि में बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि देवगुरु बृहस्पति अपनी दशा काल में आपको दाम्पत्य, परिवार, सामाजिक स्थिति, माता पिता से सुख, इतना ही नहीं धन और लाभ के प्रभावों में वृद्धि करने के साथ साथ व्यापार को और नौकरी को एक अच्छा नेचर देते हुए नजर आएंगे। शुक्रदेव आपकी कुंडली में 19 अंश 8 कला के, शतभिखा नक्षत्र, उच्चाभिलाषी, नवांश कुंडली में टोटल उच्च के हो जा रहे हैं द्वितीय भाव में। इस वजह से शुक्र की दशा और एकादशवें भाव में, नवांशा चक्र में एकादशवें भाव में बैठे हैं। इस वजह से शुक्र की दशा इस कुंडली के लिए धन, लाभ, पद, प्रतिष्ठा, संतान, सुख, दाम्पत्य, परिवार, भवन, भूमि, वाहन, साथ ही साथ धर्म और भक्ति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इतना ही नहीं, उसी शुक्र की महादशा में मंगल का अंतर और उसी शुक्र की महादशा में राहु और मंगल का अंतर कष्ट देने वाला भी बन सकता है। अंतर प्रत्यंतर जो भी हो। शनिदेव आपकी कुंडली के लिए अष्टम और नवम भाव के स्वामी हैं। नवमेश होने के साथ साथ अष्टम भाव के स्वामी होने के कारण उन्हें अष्टम का दोष लगेगा और विपरीत परिस्थितियों का निर्माण करेंगे। इस अवस्था के कारण व्यक्ति को जब तक कोई काम उसका बन न जाए तब तक उसे किसी को बताना नहीं चाहिए। शत्रुओं से सावधानी, आलस्य से प्रभाव में कमजोरी आती है, आलस्य न करें, भोजन शुद्ध करें, जितना ज़्यादा हो सके गाय और पशुओं की सुरक्षा, चिड़िया, जीव जंतु की सेवा और उनकी शुश्रूषा का भाव। इतना ही नहीं, गोबर का चौका लगा करके अपने गुरु मंत्र का जप और नित्य शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की परिक्रमा आपको करनी चाहिए। शनि इस कुंडली के लिए कई बार
मारक भी सिद्ध होंगे। एकादशवें भाव के स्वामी होकर के जन्म कुंडली में मंगलदेव इस कुंडली के मारक ग्रह भी बनेंगे। चंद्रमा इस कुंडली में मारक बनेंगे नहीं। बहुत सामान्य मारक दोष चंद्रमा को इस कुंडली में लगेगा। मतलब सामान्यतः इस कुंडली के मारक ग्रह में मंगल और शनि ही बनेंगे। दूसरा कि शनिदेव के बारे में मैं बात कर रहा था, तो 15 अंश के बैठे हैं अनुराधा नक्षत्र में और वृश्चिक राशि में लग्न कुंडली में भी, नौमांश चक्र में भी वृश्चिक राशि में ही, दशमांशा चक्र में जो बैठे हैं वो धनु राशि में बैठ रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति की दशा में शनिदेव की दशा जातक को लाभान्वित करने वाली, अच्छे परिणाम देने वाली, परिणाम को प्राप्त करने वाली और कर्तव्यों का बोध करा देने वाली हो जाती हैं। राहु और केतु आपकी कुंडली में अच्छे बैठे हैं, मैं उन्हें कमज़ोर नहीं कहूँगा। राहु 7 अंश के बैठे हैं अश्विनी नक्षत्र में, केतु स्वाति नक्षत्र में बैठे हैं। परस्पर दोनों आपस में परिवर्तन कर रहे हैं, इस वजह से जातक महत्वाकांक्षी है और जिज्ञासु प्रवृत्ति का भी है। अब मैं बात करता हूँ आपके अष्टक वर्ग पे। अब यहाँ से बात करते हैं, मुझे मूलतः आपको क्या बताना है और आपको क्या समझना है, इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं। व्यक्तित्व तो ठीक है, हम उसे और ज़्यादा शांत कर सकते हैं। चीज़ों को देखेंगे, उत्तेजित नहीं होंगे, जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति से थोड़ा शांत हो जाएंगे, मैथुन ज़्यादा ना करें, या मैथुन का अर्थ मैथुन नहीं, मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा इकट्ठा करें, दान ना करें। कलयुग में एकमात्र दान ही ऐसी स्थिति है जो आपको आपके द्वारा किए गए किसी भी महान पातकी दोष से मुक्त करा सकती है। ठीक है, और भगवान के नामों का स्मरण ही कलयुग में प्रधान कर्म बन जाए अपने जीवन में, तो बाकी चीज़ें हैं। तीर्थ यात्रा कुछ भी ना करें, सिर्फ भगवान बैठ करके अगर भगवान का नाम ही स्मरण किया जाए तो ठाकुर जी को यहाँ आना पड़ता है। उसके बाद आपके पास संपत्ति हमेशा रहेगी, आपकी वाणी किसी को कष्ट देने वाली नहीं है, व्यवहार आपके सकुशल हैं। इतना ही नहीं, आपके कुटुंबजन और आपकी पैतृक संपत्ति और पैतृक संपत्ति को बढ़ाना, ये भी आपकी कुंडली में लिखा हुआ है। हम पराक्रम और बढ़ा सकते हैं, आत्मविश्वास की वृद्धि और ठीक कर सकते हैं, हम अपने पति और पत्नी के बीच के संबंधों को और भी ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। संबंध और संपत्ति ये दोनों इकट्ठा हों, लोग एक दूसरे को समय दें, और ये कुंडली के आधार पर माता पिता की सेवा, दाम्पत्य, परिवार, बच्चे और साथ ही साथ भवन भूमि का सुख जो होता है, चौपाया सुख, ये सब इस कुंडली में 100% है, जिसमें बुध और चंद्रमा आपकी सहायता कर रहे हैं। हमारी बुद्धि, हमारा विवेक कभी भ्रम में जाता है, हम कभी गलत चीज़ को सही मान लेते हैं। हमारी मित्रता कभी हमें नुकसान भी करेगी। हम कई बार दान, पुण्य, पूजा पाठ, इन सभी चीज़ों पे प्रश्न चिन्ह भी लगाते हैं। जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति या बहुत ज़्यादा अपने आप को तेज़ तर्रार या अनुभवी समझ लेना, ये हमारी गलती हो सकती है। ऐसा ना हो, क्योंकि जन्म कुंडली के पंचम भाव में स्थिति ऐसी बन रही है। नौकरी और व्यापार, ये कुंडली दोनों ही जगह से धन कमा सकती है। अगर आप चाहें तो नौकरी भी करें और व्यापार भी साइड में ज़रूर करें, जिसमें आप खाने पीने का काम कर सकते हैं। उसके साथ आपकी कुंडली में पत्थरों का काम, मार्केटिंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, केमिकल और दवाइयाँ, ये आपकी कुंडली में बनता है। राजनीति भी इस कुंडली में है। इसके बाद आपकी कुंडली में रिसर्च थोड़ा कम है, विचार थोड़ा कम करते हैं, चिंतन थोड़ा कम है, नींद अच्छी लीजिए, घर की सफाई खुद से करिए, सूर्य को अर्घ दीजिए और लालच न करें। ऋण से मुक्त होना बहुत आवश्यक होगा। अगर ऋण में कभी चले जाएं तो तुरंत ही ऋण से मुक्त हों, अपने आप को कोशिश करें कि ऋण चुका दें। कम्युनिकेशन बेटर करना होगा और भी ज़्यादा अपने आप को शांत रखना होगा। दान, पुण्य, पूजा पाठ, मंत्र जप, दर्शन, तीर्थ दर्शन, ये सब जीवन में शामिल रहेगा तो धर्म का सुख बढ़ता रहेगा। सामाजिकता थोड़ी कम है, इसे और बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ साथ आप कुंडली में जितना आप चाहते हैं, ये कुंडली आपको उतना दे देगी। बाकी ये कुंडली ऋण में नहीं मरेगी। सामान्यतः कुंडली की प्रोग्रेस अच्छी है। होरा चक्र के आधार पर अगर मैं आपकी कुंडली देख रहा हूँ तो उसमें बात बता दूँ तो शुक्र और बुध की दशाएं आपको मानसिक शांति देने वाली, जबकि शनि, मंगल, राहु, केतु, गुरु, सूर्य और चंद्रमा की दशाएं मेहनत करा करके धन देने वाली साबित हो रही हैं। भवन, भूमि, वाहन आदि का सुख आपकी कुंडली में गुरु की दशा में, बुध और शुक्र की दशा में मिल सकती है, जबकि आपकी कुंडली में संतान का सुख 100% बहुत अच्छा है। इसमें ज़रा भी संदेह नहीं है कि आपकी संतति आपसे थोड़ी दूर रहेगी, लेकिन प्रेम बना रहेगा। इतना ही नहीं, आपकी संतति भाग्यशाली भी है, बुद्धिमान है और कंप्यूटर की भांति तेज़ दिमाग वाली है। माता और पिता का प्रभाव आपकी कुंडली में 100% अच्छा देख रहा हूँ, जिसमें पिता से ज़्यादा माता का सुख मिल रहा है।
अरिष्ट चक्र के आधार पर आपको अपना इम्यून ठीक रखना चाहिए। इसके साथ साथ कफ की समस्या आपको परेशान कर सकती है। भुजाओं में दर्द, गर्दन के पीछे और कई बार नेत्र और हार्मोन के डिसबैलेंस होने का, कमज़ोर होना भी दिखाई दे रहा है। इतनी सारी चीज़ें। दिन के आधार पर आपकी कुंडली के लिए सोमवार और शुक्रवार का दिन अच्छा रहेगा। अंक के आधार पर 1 और 4 के साथ 6 अंक अच्छे रहेंगे। तुला और कुंभ राशि से मित्रता अच्छी रहेगी। मेष, सिंह और धनु वालों से बच के रहें। मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, पूरब दिशा के मकान में घर बनाना या पूर्वी फ्रंट पे मकान लेना बहुत अच्छा रहेगा। इस कुंडली के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं। नक्षत्र आश्लेषा में दान करें। आर्द्रा, अनुराधा, अश्विनी, शतभिखा, उत्तरा भाद्रपद और उत्तराषाढ़ा, ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए अच्छे रहेंगे। जन्म कुंडली का योग कारक ग्रह आपकी कुंडली में शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में, शनि भी सामान्यतः ठीक ठाक हैं, चंद्रमा 100% अच्छे हैं, देवगुरु बृहस्पति भी ठीक बैठे हैं, पर सूर्य देव ने गुरु और शुक्र दोनों को अस्त किया है। इस कारण से कई बार दाम्पत्य और कभी कभी बुद्धि भ्रमित या कंफ्यूज होती हुई नजर आएगी। लेकिन शुक्र और बुध में सामान्यतया मैं बुध को ठीक कहूँगा, वहाँ पे दृश्य क्षेत्र में बैठे हैं, कोई परेशानी विशेष नहीं है। सर्वाधिक अंशों के साथ आपकी कुंडली में जो ग्रह बैठा है वो आपकी कुंडली का लग्नेश ही है। दूसरे नंबर पे जो ग्रह सर्वाधिक अंशों के साथ बैठे हैं वो चंद्रदेव हैं। लग्नेश ही आत्मकारक ग्रह हैं। नवांश चक्र में वो अपनी ही राशि के जा रहे हैं। इस वजह से बुध आपकी कुंडली के सबसे अच्छे और मजबूत ग्रह के रूप में उभर रहे हैं। इतना ही नहीं, आपकी कुंडली में लग्न कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी जहाँ पे 11 नंबर लिखा है उसके अधिपति शनिदेव नवांश कुंडली में वर्गोत्तम, लग्न कुंडली में भी 8 नंबर के। इस वजह से आपकी कुंडली में दूसरे के बाद तीसरे मतलब बुध, चंद्रमा, शुक्र और शनि, ये चारों ग्रह आपकी कुंडली के अच्छे ग्रह के रूप में परिभाषित कर रहे हैं। चोट चपेट की घटनाएं, बेवजह के झगड़े और कई बार जो है वो समाज का जो बड़ा व्यक्ति है वो आपको कई बार परेशान कर सकता है। इस वजह से किसी के पास जिसके पास पावर ज़्यादा है उससे डायरेक्ट झगड़ा ना करें। क्लियर है? गाय की सेवा और पहले अपने आप को इकट्ठा करें, पहले अपने आप को सुरक्षित करें, अपने घर के आसपास की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें, घर की महिलाओं के विशेष सुरक्षा का ध्यान रखें, पशुओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें, जल की बर्बादी न करें और नक्षत्र के आधार पर अगर हो सके तो अशोक और सेमर का वृक्ष निश्चित रूप से लगाएं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।